जय जिनेन्द्र सभी को। परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए सभी। वंदे अहम वंदे गुरुवरम वंदे सक्षम। आज हमारी प्रेक्षाध्यान के अंग आज का सोमवार का दिन सभी को मालूम ही है। प्रेक्षादान की श्रृंखला चालू की गई है सविता जी ने, और आज का 31वीं कड़ी है आज की, और इतनी सुंदरता से वो समझा रही है। हर एक प्रेक्षाध्यान यानी सिर्फ हमें इतना ही मालूम था, लेकिन उसके क्या क्या रहते प्रेक्षाध्यान में, कैसा करना क्या होता है। और आज तो उसमें प्रेक्षाध्यान के अंग में, श्रृंखला में आसन, प्राणायाम, योग, मुद्रा और मंत्र एक कैसे होते हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी सविता जी से ले रहे हैं। और उसके ऊपर क्विज भी चालू की है सर ने और सविता जी ने। वीडियो देते हैं तो हम देख के फिर उसके क्वेश्चन आंसर वो तो बाद में ले लेते हैं सविता जी। और मैं सविता जी से निवेदन करती हूँ कि आज की क्लास की प्रारंभ कर ले, और सभी को रिक्वेस्ट दोनों हाथ उठाकर सविता जी का वेलकम करें। वेलकम सविता जी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। और निवेदन आपसे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, सुप्रभात सभी को। सभी को, जुड़े हुए सभी को। और वीडियोस ऑन रहते हैं तो और भी ज्यादा इंटरैक्टिव हो जाते हैं और सभी के हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं सुबह सुबह। तो ऑब्वियसली सारा दिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए अच्छे से ही सबका जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा की थी सारे के सारे मुख्य अंगों के बारे में की थी कि प्रेक्षा ध्यान के मुख्य अंग। तो क्या कोई बता सकते हैं कि मुख्य अंग कौन से हमने अभी तक किए हैं? इनफैक्ट सारे कर लिए, लेकिन कोई बताना चाहेगा? कायोत्सर्ग, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और लेश्या ध्यान। इनफैक्ट बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छे जितने बताए हैं बहुत अच्छे से बताए हैं। तो एक बार अभी मैं रिपीट भी कर देती हूँ। मधु जी, आप बताना चाहेंगे? भावना, लेश्या ध्यान और भावना रह गया है। कायोत्सर्ग, अंतर्यात्रा, अनुप्रेक्षा। हाँ, अनुप्रेक्षा। सीरियल ऑर्डर में कायोत्सर्ग, फिर आपका अंतर्यात्रा, फिर शरीर प्रेक्षा, फिर श्वास प्रेक्षा, फिर आपका अनुप्रेक्षा, और उसके बाद चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, और एक और भावना। भावना तो अनुप्रेक्षा हो गई। मंत्र प्रेक्षा। इनफैक्ट मैं स्क्रीन भी शेयर करती हूँ। आज जो हमारा अभी तक जो हमने किए थे सारे के सारे मेन कंपोनेंट्स, मुख्य अंग किए थे। जो अभी तक मुख्य अंग हमने किए हैं एक सीक्वेंस में ही सारे के सारे लिए थे। कायोत्सर्ग, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा और मंत्र प्रेक्षा। तो इनके हमने आध्यात्मिक और साइंटिफिक एंड इवन प्रैक्टिकल्स साइमल्टेनियसली सभी किया है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं प्रेक्षा ध्यान के ही सहायक अंग, जिनमें से सबसे पहला है आसन। आसन और यौगिक क्रियाएं। और ये हम सब जानते भी हैं कि आसन जो है सबसे इंपॉर्टेंट सहायक अंग है, क्योंकि जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं
तो सबसे पहले आसन का ही चुनाव करते हैं। तो ध्यान की पूर्व तैयारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आसन का चुनाव। अब आसन हमें किस तरह से हेल्प करता है ध्यान में, तो ये चारों के चारे पॉइंट्स जैसे आसन, प्राणायाम, मंत्र, ध्वनि, ये सभी के सभी मुद्रा, ये चारों जो है एक तरह से हमें ध्यान की पूर्व तैयारी में किस तरह सहायक बनते हैं, इसीलिए उनको सहायक अंग कहा गया है। और हम सभी जानते हैं ध्यान जैसे ही हम शुरू करते हैं सबसे पहले आसन ही लिया जाता है। अब आसन की किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस है वही हम इस सेशन में जानेंगे। आसन, किसी भी आसन को ये भी कहा जाता है कि सुखपूर्वक, जिस आसन में सुविधा पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके उस आसन का चुनाव करें। और एक तरह से जितनी हमारी जीव योनियां है उतने ही आसनों की व्याख्या की गई है। मीन्स 84 लाख आसन बताए गए हैं, लेकिन 84 लाख आसन करना या याद रखना इतना आसान नहीं है। तो घेरण संहिता में 84 आसनों की चर्चा की गई है कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में 84 आसनों को किसी भी रूप में ले आते हैं तो हम सही ढंग से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। सही ढंग से मैनेज मीन्स शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, भाव स्वस्थ। तो जो भी हम इन द बिगिनिंग प्रोसेस, चाहे हम ध्यान करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारा फर्स्ट टारगेट तो यही होता है कि हम शारीरिक तौर पर स्वस्थ रह सकें, मन मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सके। हाँ, अल्टीमेट टारगेट हमारा यही है कि हम अध्यात्म की ओर अग्रसर होते चले जाएं। और अगर हम अल्टीमेट टारगेट को पहले लेकर चलें कि हमें अपने अध्यात्म के विकास की ओर बढ़ना है, तो भी एज ए बाय प्रोडक्ट हमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य अपने आप मिलता चला जाता है। और महर्षि पतंजलि ने ये दिया भी है सूत्र हमें, स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता से सुखपूर्वक जिस भी पोजीशन में, पोस्चर में, आसन में हम लंबे समय तक बैठ सके वही आसन है। शरीर की सहज स्थिति को ही आसन कहा जाता है। जैसे इन्हीं तीनों शब्दों को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है। स्थिर मीन्स एक ही स्थिति में बिना हिले डुले। इवन ध्यान के वक्त भी यही कहा जाता है, स्थिर, स्थित और अडोल। तो बिना हिले डुले जितने समय तक स्थिर रह सके, और वो आसन हमारे लिए दर्द पूर्ण नहीं होना चाहिए, लाइक सुख पूर्वक हम उस आसन में लंबे समय तक बैठ सके। तो जब हम उस आसन को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए अपने आप सुखदायी होता चला जाता है। तो लंबे समय तक बैठने की प्रैक्टिस क्या हम एक दिन में, 2 दिन में मैनेज कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। क्योंकि जब हमें ध्यान करना है तो हमारी प्रैक्टिस कम से कम 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 घंटा तक बैठने की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। तो वो प्रैक्टिस किस तरह से बढ़ती है? जब हम रेगुलर बेसिस पर आसन करते चले जाते हैं, यौगिक क्रियाएं करते चले जाते हैं, तो हमारा स्टैमिना, शारीरिक क्षमताएं अपने आप बढ़ती चली जाती है। तो जब वो स्टैमिना बिल्डअप होता चला जाता है तभी हम ध्यान की पोजीशन में भी लंबे समय तक एक ही आसन में बैठ पाते हैं। तभी ये सिचुएशन आती है कि स्थिर सुखम आसनम, कि हाँ, हम एक्चुअली में चाहे किसी भी ध्यान आसन का चुनाव करते हैं, अडोल रहकर हम एक्चुअली में उस आसन में स्थित रह पाते हैं।
अब आसनों के दो स्वरूप बताए गए हैं। एक तो स्थित, लाइक पूरी तरह से अपने आप को अडोल कर दिया, और दूसरी तरह के जो आसन होते हैं वो गति आसन, जिसमें हम मूवमेंट करते हैं। लेकिन ध्यान के लिए जो आसन होते हैं वो सभी स्थित आसन की कैटेगरी में आते हैं। और देखा भी है, हम इन्हीं आसनों का चुनाव करते हैं: पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, इवन अगर खड़े खड़े करना है तो संपादासन, अर्ध पद्मासन। तो इन्हीं आसनों में लंबे समय तक ठहरना, उस लंबे समय तक ठहरने के प्रयत्न को, अभ्यास को बनाए रखने के लिए हम रेगुलर बेसिस पर गति आसनों का अभ्यास करते हैं। गति आसन भी क्या है? जिस भी आसन को हम करते हैं उस आसन में लंबे समय तक ठहरना, वही हमारी स्टेबिलिटी को, हमारे फोकस को, एकाग्रता को बढ़ाता चला जाता है। और उन आसनों में जब हम लंबे समय तक ठहरते हैं तभी हमारी स्थित आसनों की पोजीशन, पॉस्चर्स बढ़ती चली जाती है। स्थित आसन जो होते हैं वो हमारे मसल्स को आराम देते हैं, और क्योंकि हर तरह का हलन चलन हम यहाँ पर बंद कर देते हैं तो ध्यान की गहराई में उतरना भी आसान हो जाता है। प्रेक्षा ध्यान में गति आसन, जैसे अभी हमने बात की थी कि 84 आसन, 84 लाख आसनों में से 84 आसन को सिलेक्ट किया गया, और प्रेक्षा ध्यान में उनमें से 32 आसनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। 32 आसनों के साथ साथ 3 तरह की यौगिक क्रियाओं को भी डेली रूटीन में अगर हम प्रैक्टिस करते चले जाते हैं तब स्थित आसनों को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो 3 तरह की जो यौगिक क्रियाएं हैं उनके बारे में भी अभी हम थोड़ा थोड़ा संक्षेप में बात करेंगे। और जिस तरह से 32 आसनों के बारे में कहा गया है, आसन, आसन इज शरीर की स्टेबिलिटी, काय गुप्ती, काया का संगम, काया का संयम। संयम मीन्स अपने आप को एक ही आसन में लंबे समय तक रखना। अब जब हमारी काया को हमें संयमित करना होता है, उसको मैनेज करना होता है, वो हम 3 तरह से कर सकते हैं। काय गुप्ती कैन बी डन लेट कर, बैठ कर, खड़े होकर। ये हम सभी जानते हैं कि आसन भी हम डे टू डे लाइफ में जब प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो या तो हम लेट के कर रहे होते हैं, या बैठ के कर रहे होते हैं, या खड़े होकर कर रहे होते हैं। तो इनफैक्ट इनका एक ये सीक्वेंस भी बना रहता है कि हमें आसनों की शुरुआत लेटकर करनी चाहिए, और उसके बाद बैठकर आसन करने चाहिए, और फिर खड़े होकर। कभी सोचे है कि क्यों? देखा होगा, इनफैक्ट छोटे बच्चों को हम देखते हैं, जब हम जन्म लेते हैं हमेशा पीठ के बल ही लेटे हुए होते हैं। तो उसी तरह आसन भी पीठ के बल ही लेटकर किए जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं वो करवट लेना शुरू करते हैं, पेट के बल आना शुरू हो जाते हैं। तो उसी तरह से लेटकर पीठ के बल के बाद पेट के बल के ही आसन किए जाते हैं, और धीरे धीरे वो चलना, लाइक अपने हाथ और पैरों के बल पर चलना शुरू कर देते हैं। तो उसी सिचुएशन से हम जैसे मांझरी आसन की सिचुएशन में आते हैं, मांझरी आसन से होते हुए बैठने की पोजीशन में आना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट यही साइकिल भी है कि जिस तरह से जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं, इसी पोजीशन से और बैठने के बाद ही धीरे धीरे खड़े होने की सिचुएशन में आते हैं। और यही सीक्वेंस हमारे आसनों का डे टू डे लाइफ में बना रहता है। बना इसी सीक्वेंस में करते चले जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अब ये कहा जाता है कि आसनों में ठहरना चाहिए। क्यों ठहरना चाहिए?
हालांकि कई जगह पर आसनों को स्पीड से, गति से भी करवाया जाता है, सभी अपनी अपनी जगह सही है, बट प्रेक्षा ध्यान में हर तरह के आसनों में लंबे समय तक ठहरने की बात की जाती है। क्यों? जब हम आसनों में ठहरते हैं तो ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर के बाहर निकलते हैं, हमारी सहनशीलता बढ़ती है और शक्ति का नियोजन होता है, शक्ति का विकास होता है। तो जिस तरह हमने कहा कि आसन और साथ में यौगिक क्रियाएं जो कि बहुत सिंपल होती हैं और हर व्यक्ति इन क्रियाओं को बहुत इजीली मैनेज कर सकता है, हर एज का व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो, यंगस्टर्स तो कर ही सकते हैं। तो 3 तरह की यौगिक क्रियाएं बताई गई हैं। एक है संपूर्ण शरीर की यौगिक क्रियाएं, ये 13 है संपूर्ण शरीर की, और पेट और श्वास की क्रियाएं 10 है, मेरुदंड की क्रियाएं 8 है। अब संपूर्ण शरीर की जो यौगिक क्रियाएं हैं उन्हें 13 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उन 13 हिस्सों में सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सभी ऑर्गन्स की भी और शरीर के एक एक हिस्से की सही ढंग से एक्सरसाइजेस हो जाती हैं। आंतरिक जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी भी मसाज हो जाती है और बाहरी हर जॉइंट की भी सही ढंग से एक्शंस, एक्टिविटीज मैनेज होती चली जाती है इन सिंपल सिंपल क्रियाओं से, और करनी भी आसान रहती है। और इसी तरह पेट और श्वास की क्रियाएं भी बहुत ही आसान तरीके से समझाई गई हैं, और जिससे कई बार, जैसे हम देखते भी हैं हमारे कांटेक्ट में बहुत सारे लोग जब आते हैं तो कई बार उनका श्वास सही ढंग से नहीं चल रहा होता। सही ढंग से नहीं चलना मीन्स जब वो श्वास लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है और श्वास छोड़ते हैं तो पेट बाहर आ जाता है। जब पेट और श्वास की क्रियाएं रेगुलर बेसिस पर की जाती हैं, करवाई जाती हैं, तो हमारा श्वास अपने आप ही सही होता चला जाता है। और एक बार अब जो इस एज पर आने के बाद वो सही हो जाता है तो वो परमानेंटली ही सही हो जाता है। और तीसरी तरह की जो क्रियाएं बताई गई हैं वो है मेरुदंड की क्रियाएं। स्पाइन हम सब जानते हैं सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ही बढ़ाने के लिए मेरुदंड की क्रियाएं करवाई जाती हैं। और एक मेरुदंड ही ऐसा जॉइंट है जो कि हर डायरेक्शन में मूव हो सकता है, आगे भी झुक सकते हैं, हम पीछे की ओर भी जा सकते हैं, साइड बेंडिंग्स भी कर लेते हैं, ट्विस्टिंग्स भी कर लेते हैं, अपवर्ड भी स्ट्रेचिंग्स कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पाइन। तो स्पाइन को हेल्दी बनाने के लिए मेरुदंड की क्रियाएं करना बहुत ही आवश्यक, जरूरी हो जाता है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पर ये सिंपल सिंपल एक्टिविटीज करते चले जाते हैं तो इन्हीं को करते करते, देखिए आसन और यौगिक क्रियाओं का पर्पस केवल और केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्म की ओर बढ़ना ही आसन और यौगिक क्रियाओं का मेन पर्पस है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हम जुड़े अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हम अध्यात्म की ओर भी अपने आप ही बढ़ते चले जाते हैं। धीरे धीरे अपने आप ही अध्यात्म की ओर भी बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ता चला जाता है, हमारे शरीर की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट? हम आसनों में लंबे समय तक ठहर पाते हैं, और जब हम आसनों की शुरुआत करते हैं हम सबका स्टैमिना कैपेसिटी ऑलमोस्ट कितने सेकंड्स, 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स की होती है एक ही आसन में ठहरने की।
और आसनों को ज्यादातर श्वास के साथ भी जोड़कर किया जाता है, और इनफैक्ट श्वास के साथ ही जोड़कर करना ही चाहिए, चाहे वो यौगिक क्रियाएं हैं चाहे वो आसन है, क्योंकि तब उन आसनों का, यौगिक क्रियाओं का फायदा कई गुना बढ़ जाता है। और जिस तरह स्टार्टिंग में हमने बात की कि स्थित आसन जो होते हैं उनसे हमारे मांसपेशियों को आराम मिलता है, लेकिन जो गति आसन होते हैं, हम दिन भर की जो एक्टिविटीज करती हैं वो अगेंस्ट ग्रेविटी होती है। तो जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए हमारे अंदर शक्ति का विकास आसन और यौगिक क्रियाओं से ही हो पाता है। हम हर तरह की दिन भर की एक्टिविटीज को इजीली मैनेज करते चले जाते हैं, और जब हम आसनों में ठहरते हैं, हमने कोई भी आसन लिया तो जस्ट इमेजिन करके देखें, शारीरिक तौर पे तो हमें दिखाई देता है कि हमारा पोस्चर चेंज हुआ। अब मान लो हमने शशांक आसन किया, हमारा पूरा पोस्चर चेंज हुआ। इंटरनली भी मैक्सिमम ऑर्गन्स सभी के सभी अपनी जगह से, जैसे शरीर अपनी जगह से हटा, इंटरनल ऑर्गन्स भी अपनी जगह से इधर उधर होते हैं। और जब हम उस आसन में लंबे समय तक ठहरते हैं तो इंटरनल ऑर्गन्स की भी एक स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। तो जितनी देर तक वो उस आसन में स्टेबल रहते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स, उतनी ही ज्यादा वहां से टॉक्सिन्स, विजातीय तत्व बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आसनों में ज्यादा से ज्यादा ठहरने की कोशिश करें, और ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से हमारा बढ़ता चला जाता है। पहले हम 5 की गिनती तक रुके, धीरे धीरे 10 की गिनती तक रुके, 1 मिनट, 2 मिनट, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में ही इस तरह के होंगे 10 मिनट तक तो आराम से एक एक आसन में ठहर पाते हैं। शशांक आसन एंड इवन सर्वांग आसन, अगर हम इन्हें आधा आधा घंटा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन शरीर में किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं आना चाहिए, उतने समय तक ही हमें उन आसनों में ठहरना है। जहां हमें लगे कि अब हम और मैनेज नहीं कर पा रहे, हमें इमीडिएटली सुखासन की पोजीशन में आ जाना है, कायोत्सर्ग की पोजीशन में आ जाना है, क्योंकि हमारा स्टेमिना भी आसनों में ठहरने का धीरे धीरे ही बढ़ता है। शशांक आसन, तितली आसन, इन आसनों में ये कहा जाता है कि चाहे आप आधे आधे घंटे तक इन आसनों में ठहरे, तो जब हम इन आसनों में ठहरते हैं, ऑब्वियसली उनसे रिलेटेड जो भी हमें फायदे मिलने होते हैं वो फायदे मिलते चले जाते हैं। और फायदे क्या है? सबसे ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर आता है। एंडोक्राइन सिस्टम तो एक तरह से पूरा कह लो कि पिटारा है कि अगर हार्मोन्स, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम इज व्हाट, हार्मोन्स का बैलेंस, हार्मोन्स का बैलेंस हुआ, शरीर के रोग अपने आप दूर होने शुरू हो जाते हैं, शारीरिक क्षमताएं हमारी बढ़ती हैं, मन की एकाग्रता हमारी बढ़ती है, अध्यात्म की ओर हम अपने आप बढ़ते चले जाते हैं, और अल्टीमेट टारगेट जिसे हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर अग्रसर होते चले जाते हैं। तो आसन ही एक साधन है जिन्हें कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर करते चले जाते हैं, नॉट ओनली एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे स्टार्टिंग में ही हमने बात की मसल्स की, हमारी बॉडी में 600 650 मसल्स हैं, तो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने से ही हमारी हड्डियों की, जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बढ़ती चली जाती है। जॉइंट्स को अगर हम दरवाजों के जो कब्जे होते हैं, हिंचेस होते हैं, उनसे कंपेयर करें, दरवाजे को अगर हम कई दिनों तक, महीनों तक बाई चांस किसी एक दरवाजे को नहीं खोलते हैं, पूरी तरह से जाम हो जाता है। वही हाल हमारे अलग अलग जॉइंट्स की है। घुटनों की तो हालत हम हर कोई जानते ही है, उसकी ये सिचुएशन क्यों हुई है? क्योंकि हमने उसका मूवमेंट बंद कर दिया है। और एज पर प्रिस्क्रिप्शंस हम
उस जॉइंट को बिल्कुल सीधा ही रखना शुरू कर देते हैं। तो जब हमने उसको अपने आप से ही एक प्लास्टर की तरह, लाइक प्लास्टर में भी तो यही होता है कि उस बॉडी पार्ट को हमने हिलाना नहीं है, पूरी तरह से सीधा ही रखना है। घुटने को हमने खुद से ही बिना प्लास्टर बांधे प्लास्टर की सिचुएशन में ले आते हैं कि एकदम सीधा ही रखना है। तो जब हमने उसको सीधा रखना शुरू कर दिया, उसका मूवमेंट ही बंद कर दिया, तो वो जो होगा उनके ऊपर, जब हमने मूवमेंट बंद कर दिया, धीरे धीरे वो एकदम स्टिल हो जाता है। तो कब्जों की तरह जब वो पूरी तरह जाम हो गया, जाम होने के बाद उसको हिलाना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको रेगुलर बेसिस पर हिलाते चले जाते हैं, उसको मूवमेंट देते चले जाते हैं, और जो भी, चाहे वो हमारे कंधों में दर्द है, चाहे कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है या घुटनों में दर्द है, हमें आसन उस लेवल तक करने हैं जहां तक हमें दर्द नहीं होता है। उसी सिचुएशन तक उन आसनों को करते चले जाएं, आप देखेंगे धीरे धीरे वहीं से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। अब मान लो मेरी गर्दन में दर्द है और डॉक्टर ने तो बोला है कि मुझे गर्दन को आगे झुकाना ही नहीं है, लेकिन मैं यहां तक अपनी गर्दन को लाती हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होता है। तो इसी पोजीशन तक हमें अपनी एक्सरसाइजेस को करते चले जाना है। धीरे धीरे हम पाएंगे कि इस पॉइंट से थोड़ा सा और नीचे आनी शुरू हो जाती, और वही अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते हम देखेंगे कि एक्चुअली में पूरी तरह से नीचे आनी शुरू हो जाती है। लेकिन करना धीरे धीरे है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ये सोचते हुए कि अरे सामने वाला तो इसको पूरा अच्छे से ऊपर से नीचे तक घुमा पा रहा है, मैं नहीं घुमा पा रही हूँ। तो वो हर पर्सन की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कैपेसिटीज डिपेंड करती है, फ्लेक्सिबिलिटीज डिपेंड करती हैं, और जो बॉडी पोस्चर हमारे शरीर का फाइनल पोस्चर है, वो पोस्चर हमें उस आसन की फाइनल पोजीशन के सारे लाभ दिलवाता है। ऐसा नहीं है कि हम फाइनल पोजीशन में आएंगे तभी हमें उस आसन के लाभ मिलेंगे। इनफैक्ट हमारी बॉडी का उस आसन के लिए जो फाइनल पोस्चर है, उसी में लंबे समय तक ठहरने की कोशिश हमें करते चले जाना है, और वहीं से धीरे धीरे एक्चुअल फाइनल पोजीशन पे भी, आसन की जो फाइनल पोजीशन है वहां पर भी हम पहुंचते चले जाते हैं। तो अभ्यास हमें निरंतर करना है। तो जिस तरह हमारे जॉइंट्स धीरे धीरे खुलते चले जाते हैं, हमारे शरीर के हर सिस्टम पर आसनों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है। सिस्टम्स की बात भी हमने एनाटॉमी में किया था जब हम कायोत्सर्ग की बात किए थे, कि हमारे 11 सिस्टम्स हैं। नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सभी के सभी सिस्टम्स पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारा जो रेस्पिरेटरी लंग्स की कैपेसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन का इनटेक बढ़ता चला जाता है जब हम आसनों में ठहरते हैं। ठहरना मीन्स ऑक्सीजन हमारे एक एक सेल तक पहुंच रही है, मीन्स उनको एनर्जी मिल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन ही एक ऐसा सोर्स है जो एक एक सेल तक जब पहुंचता है तो वो ही जो फूड से रिलेटेड ग्लूकोज हमें मिला है, ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ मिलती है तभी वहां पे एनर्जी का जनरेशन होता है, और वही एनर्जी हमारे पूरे शरीर को एक्टिवेट करती है। तो आसन और यौगिक क्रियाओं के थ्रू ही हम इस एनर्जी को पूरे शरीर में सर्कुलेट कर पाते हैं। एक और सिस्टम है हमारे शरीर का जिसे हम कहते हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का तो अपना एक पंप होता है, हार्ट है, जिससे कि वो पूरे शरीर को ब्लड सर्कुलेट करता है। वी ऑल नोज अबाउट दैट। अब एक इसी तरह लिम्फेथेटिक सिस्टम है। लिम्फेथेटिक सिस्टम में अपना कोई हार्ट की तरह ऐसा कोई पंप नहीं है जिससे कि वो
पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके, उसका काम क्या है? वो जब हम यौगिक क्रियाएं, सिंपल यौगिक क्रियाएं करते हैं, और लिम्फेथेटिक सिस्टम इज एक तरह से नेचुरल हॉस्पिटल्स, अराउंड 600 के करीब लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में हैं, वो नेचुरल हॉस्पिटल्स की तरह काम करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की तरह काम करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा चलता है शरीर का, उसमें से कुछ हिस्सा जब ब्लड चल रहा होता है, थोड़ा सा हिस्सा उसका ड्रेन हो जाता है, तो वो जो ड्रेन हुआ हुआ पार्ट है उसको दोबारा से शरीर में भेजने का काम करता है लिम्फेथेटिक सिस्टम। तो जो लिम्फ फ्लूइड, उसको फिर बोल दिया जाता है लिम्फ फ्लूइड, उस लिम्फ फ्लूइड को लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड्स तक पहुंचाना। और लिम्फ नोड्स सबसे ज्यादा एक्टिव तभी होती हैं जब हम यौगिक क्रियाएं करें। उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वही पंप का काम करता है, और वहीं से वो फ्लूइड वहां तक पहुंचता है, और फिर वहां पे जो भी विषाणु, कीटाणु, जर्म्स, वायरस इकट्ठा हुआ होता है, वहां पे वो 100% खत्म होने ही है। तो इसलिए यौगिक क्रियाएं, चाहे वो सिंपल आसन भी हम करें, जरूरी नहीं है कि हमें भारी भरकम आसन ही करने हैं तभी हमारे शरीर को फायदा मिलेगा। चाहे कम करें, लंबे समय तक करें, लंबे समय तक मीन्स आसनों में ठहरे, तभी वो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा दे पाते हैं। तो उसी से रिलेटेड अब यौगिक क्रियाएं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो 13 संपूर्ण शरीर की यौगिक क्रियाएं हो, चाहे वो मेरुदंड की यौगिक क्रियाएं हो। अब मेरुदंड की यौगिक क्रियाएं जब हम करते हैं तो स्पाइन पर ही उसका सीधा असर आता है। स्पाइन और ब्रेन, नर्वस सिस्टम के ये दो मुख्य पार्ट हैं। इसके बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी अंतर यात्रा में। तो स्पाइन और ब्रेन, ये दोनों बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स है, ये हम सब जानते हैं। इन दोनों की ही सर्जरी करना कितना मुश्किल होता है, और इन दोनों में ही अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे शरीर में भी कितनी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो इनके स्वास्थ्य को भी बनाए रखने के लिए अल्टीमेटली यही है कि पूरे शरीर के ही स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आसन और यौगिक क्रियाएं मस्ट हैं। तो स्पाइन में 33 वर्टिब्रास हैं, 33 मनके हैं जो साइकिल की चेन की तरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और उसी की फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में हमने बात भी की कि वही है जिसे कि हम हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इवन उसी की क्रियाएं भी अगर हम करते चले जाते हैं, हमारे पूरे शारीरिक स्वास्थ्य अपने आप हमें मिलता चला जाता है। जैसे पेट और श्वास की भी मैंने बात की कि श्वास हमारा अगर सही नहीं चल रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ पेट और श्वास की क्रियाएं करते चले जाएं, ऑटोमेटिकली जो हमारा उल्टा श्वास चल रहा था, हालांकि यहाँ पर तो जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका सबका, आई बिलीव मैक्सिमम लोगों का सही हो चुका है, क्योंकि सभी लोग इतने लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमारे कांटेक्ट में इस तरह के बहुत सारे लोग डे टू डे लाइफ में आते रहते हैं जिनका श्वास अक्सर उल्टा चल रहा होता है। एंड ऐसा नहीं है कि हम जैसे साधारण लोगों का ही श्वास उल्टा होता है। इवन मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी कई बार देखने में आता है कि श्वास उल्टा हो रहा है, इवन दो दे नोज कि डायफ्रामिक ब्रीदिंग क्या होती है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होती है, इवन देन वो इस चीज पे ध्यान, क्योंकि जागरूक हम नहीं रह पाते। जैसे जैसे हमारी जागरूकता बढ़ती चली जाती है, हमारा श्वास अपने आप सीधा होता चला जाता है। और मेडिकल साइंस में भी देखा जाए तो आजकल अपने आप में एक पूरी ब्रांच फिजियोथेरेपी, उसमें ट्रीटमेंट ही देखा जाए तो यौगिक क्रियाओं और आसनों के थ्रू ही हो रहा है। आजकल बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसे कि मेडिकल साइंस ने भी ये माना है कि सिर्फ और सिर्फ दवाइयों के थ्रू वो बीमारियां क्योर नहीं हो पा रही हैं, तो साथ के साथ
एक्सरसाइजेस करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। जितने भी जॉइंट पेन्स है, दर्द है, उनके लिए तो इमीडिएटली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब ही करते हैं कि फिजियोथेरेपी करना शुरू कर। तो इनफैक्ट अगर हम ऑलरेडी उन्हीं चीजों को अपने आप ही अपने डेली रूटीन में लाते चले जाते हैं, तो इस तरह के रोगों का, बीमारियों का हमें सामना ही नहीं करना पड़ता है। आप डेली रूटीन में इन सभी तरह की एक्टिविटीज को प्रैक्टिस करके देखें, और जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं और इन चीजों का फायदा उठा भी रहे हैं, और ये चीज वो जानते भी हैं। और यहाँ पे जुड़े हुए कई लोगों को मैं भी जानती हूँ किस तरह के सिवियर पोजीशन से, ठीक है, मेडिकेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट उसके साथ साथ अगर हम इन सब चीजों को अपनी डेली लाइफ में लाते चले जाते हैं, तो हम हर तरह के रोगों से काफी हद तक दूर रह पाते हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव इन सच थिंग्स ओनली। एट द एज ऑफ 56 आई हैव नो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑफ मेडिसिन एट ऑल। नहीं तो सुबह उठते ही लोगों का यही ब्रेकफास्ट होता है कि मुझे बीपी की गोलियां खानी है, मुझे डायबिटीज की गोलियां खानी है, थायराइड की गोलियां खानी है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पर ये सब चीजें करते चले जाते हैं, धीरे धीरे यही सब दवाइयां कम होकर खत्म भी हो जाती है। ये भी एक हमारा बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि एक बार दवाइयां शुरू हो गई तो वो तो छूटती ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप प्रैक्टिस करके देखें, इवन डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं, थायराइड को रिवर्स कर सकते हैं, बीपी को रिवर्स कर सकते हैं। बट ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने एक्सरसाइजेस शुरू की और हम इमीडिएटली दवाइयां पहले ही दिन से छोड़ देते हैं। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। करते चले जाइए, डॉक्टर्स को ही उन डोजेस को अपने आप से कम करने दीजिए। जैसे जैसे आप करते चले जाएंगे, डॉक्टर्स को ही रियलाइज होने लगता है कि हाँ, इतनी डोज की हमें जरूरत ही नहीं है, तो वो डोजेस अपने आप कम होती चली जाती, तो अपने आप धीरे धीरे हम रोगों से मुक्त होते चले जाते हैं। और जो कर रहे हैं या रेगुलर करते चले आ रहे हैं, उनको तो इन चीजों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज कर लीजिए, चाहे आसन कर लीजिए, चाहे प्राणायाम कर लीजिए, चाहे ध्यान की प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान के 8 अंगों में से कोई भी एक अंग कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हमें सभी के सभी अंग करने होते हैं। कायोत्सर्ग को ही अपनी लाइफ का हिस्सा बना लीजिए। खाने पीने के ऊपर तो हम बहुत ध्यान देते हैं, डाइट प्लान्स हम बहुत लेते हैं और उनको काफी हद तक मैनेज भी करते हैं। लेकिन इस तरह के प्लान्स जब हम लेते हैं, इनके ऊपर हम इतना फोकस नहीं करते हैं। 2 दिन करते हैं, 8 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, बस धीरे धीरे अपनी जिंदगी से इनको हटाते चले जाते हैं। तो इनको जैसे एंटीबायोटिक्स के लिए 5 दिन का कोर्स कहा जाता है, इन क्रियाओं को करने के लिए भी 21 डेज का मिनिमम कोर्स है। 21 दिन जब हम रेगुलर कर लेते हैं, धीरे धीरे वो हमारी आदत में आना शुरू हो जाता है। और अगर हमने 3 महीने रेगुलर कर लिया, बस फिर तो वो हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है। बट ये है, गोलियां खाना आसान लगता है, उठाई खाई और हमारा काम खत्म। इनके लिए हमें कम से कम आधा घंटा देना होता है। तो हमारी एक ये भी टेंडेंसी रहती है, आधा घंटा कौन इतना टाइम निकालेगा। लेकिन आधा घंटा अपने लिए निकाल कर देखें, बाकी के 23.5 घंटे अपने आप वेल ऑर्गेनाइज, वेल मैनेज्ड वे में जाने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बार तो ये आधा घंटा हमें निकालना ही है। जैसे बोला कि 21 डेज, और अगर 3 महीने तक हमने रेगुलर कर लिया, तो आप अपने आप, हम अपने आप से रियलाइज करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे सोचने के तरीके में, हमारे एटीट्यूड में कितनी चेंजेस आ चुकी होती हैं, जो हमें रियलाइज भी नहीं होती, और इनफैक्ट चेंजेस आ चुकी होती है। तो आसन और यौगिक क्रियाओं का पर्पस सिर्फ और सिर्फ शारीरिक क्रियाएं ही नहीं है, अल्टीमेटली
ध्यान में लंबे समय तक बैठ पाना ही इसका मेन पर्पस है। और जैसे जैसे हम लंबे समय तक बैठ पाते हैं, एटलीस्ट एक आसन को 1 घंटे तक, धीरे धीरे हमारे अंदर इतना स्टेमिना, इतनी स्टेबिलिटी आ जानी चाहिए कि हम 1 घंटे तक अडोल एक आसन में बैठ सके। आधे घंटे से शुरू किया, आधा घंटा तो हम सब लोग यहाँ पे मैनेज करते ही हैं ध्यान के दौरान, तो वही प्रैक्टिस जैसे जैसे हमारी बढ़ती चली जाती है, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स तक स्टेबल बैठे रहते हैं, तो अपने आप हम जो हमारा अल्टीमेट टारगेट सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते चलेगा। तो ये था आसन और यौगिक क्रियाएं किस तरह से ध्यान में हमारे लिए एक सहायक अंग की तरह काम करती है। तो अगर इसी सेशन से रिलेटेड किसी की भी कोई क्वेरीज है, और यहाँ पहले क्विज ले ले। आनंदमल सर बता रहे थे पिछली क्विज के भी रिजल्ट बाय चांस वो भूल गए थे, नहीं डिक्लेयर कर पाए थे। वही बोलने वाली थी कि पहले क्विज लेते हैं, ठीक फिर है, बाद में हम क्वेश्चन लेते हैं, फिर प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक बहुत है। सुंदर से आज बहुत सुंदर समझाया, और क्विज के बारे में बता दीजिए। या पहले हम जो हमारी 10th क्विज थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके जो 3 क्वेश्चंस थे वो था लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इम्यून सिस्टम। ऑप्शन रही थी बी, जो करेक्ट आंसर था। सेकंड क्वेश्चन था रक्त के प्रवाह से हमें क्या मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब हमें दोनों चीजें मिलती है, न्यूट्रिएंट्स भी और ऑक्सीजन भी। रक्त के थ्रू ही, जैसे अभी भी हमने इस सेशन में भी बात की थी कि ऑक्सीजन भी एक एक सेल तक पहुंचती है। न्यूट्रिएंट्स इज व्हाट, ग्लूकोज एक एक सेल तक पहुंचता है। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन दोनों ही रक्त के प्रवाह, जो भी शरीर में मिलता है हमें, वो सब कुछ रक्त के प्रवाह से ही मिलता है। तो इसकी जो सही ऑप्शन थी दैट इज सी। और तीसरा क्वेश्चन, शरीर परीक्षा में हम क्या करते हैं। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, जो थी प्रियता अप्रियता से मुक्त होकर देखना। और सिर्फ एक ही राइट आंसर आया उस क्विज का। किसी ना किसी का, किसी के 2 क्वेश्चन सही थे, किसी का सेकंड गलत था, किसी का थर्ड गलत था, फर्स्ट ऑलमोस्ट सबका सही था। एंड जो सही जवाब था वो था वृषाली। ओ मरहम फॉर वृषाली। ओमर बहुत सुंदर। अब अब जो लास्ट, जो कल भेजी गई थी क्विज, उसका ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, आत्मा तक पहुंचने का साधन क्या है। शरीर, ए ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, हमें कौन से शरीर को प्रकंपित करना है। सी, कार्बन शरीर, जो आत्मा के सबसे करीब है। क्योंकि आत्मा तक पहुंचने के लिए जो नियरेस्ट शरीर है, जब वो प्रकंपित हो जाएगा तो अपने आप हम उसके करीब पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन इज सी। थर्ड इज, शरीर परीक्षा का असर सबसे ज्यादा कौन से तंत्र पर होता है। ए, उत्सर्जन तंत्र। मींस जैसे जैसे हम शरीर परीक्षा करते हैं, हमारे टॉक्सिन्स ज्यादा से ज्यादा शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें पहले हम ले लेते हैं कि किसने किसने सही जवाब दिए। 4 लोगों के सही जवाब आए हैं, वृषाली, हेमलता जी, अशोक जी एंड चंदू जी। तो अब फर्स्ट, जो सेकंड एंड थर्ड, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आंसर्स नो डाउट बहुत लोगों के आते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं। तो थर्ड इज हेमलता जी, सेकंड अशोक जी एंड फर्स्ट इज चंद्रदूकर।
सभी के लिए ओम अरहम। और इसी तरह से यहाँ पे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है, इतने अच्छे अच्छे स्पीकर्स यहाँ पे जुड़ते रहते हैं और बहुत सारी नॉलेज हमें मिलती है। बट द थिंग इज, देखिए नॉलेज हमारे पास बहुत है, लेकिन हमें उसको अप्लाई करना है अपनी डे टू डे लाइफ में। चाहे हमने बहुत सारा सुना, उसमें से एक चीज को भी अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस अगर हम करना शुरू कर देते हैं, तो अपने आप हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस, हमारे बिहेवियर में चेंजेस, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस। चाहे एक पॉइंट को पकड़ लें, बाकी सब उसके भाई बहन है, अपने आप पॉजिटिविटी क्रिएट होती चली जाती है। जैसे नेगेटिव चीजों के लिए भी तो बोला जाता है ना, अगर हमारे अंदर एक नेगेटिविटी है, बाकी सब भी उसके भाई बहन है, अपने आप सारी नेगेटिविटीज आती चली जाएंगी, गुस्सा, अहम, ईर्ष्या, अपने आप आता चला जाएगा। एक पॉजिटिविटी पकड़ लो, अपने आप सारी चीजें भी क्रिएट होती जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप क्रिएट होता चला जाए। तो आज की क्वेरीज ले लेते हैं। जय जिनेंद्र जी। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत आभार आपका, और आपके जो बताने का तरीका है अल्टीमेट है। तो ये लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा अगर बता पाए, अगर कभी समय मिले तो अलग से। ठीक है, बिल्कुल। और प्रैक्टिकली आपकी कोई जो टॉपिक, हाँ, आपकी जो आगे की जो क्लासेस वगैरह तो थी, जो कायोस्वाग अंतर यात्रा, शरीर प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, ये इसका वीडियो या लिंक आपने शेयर किया हुआ है? एक्चुअली मैं देखनी। फिटनेस पे आप जाएंगे ना यूट्यूब पे, तो प्रेक्षा ध्यान के अंग करके सारे के सारे अंग उस पे आ जाए। कहाँ पे? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया। यूट्यूब पे एमपीके फिटनेस, राइट। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एमपीके फिटनेस ही है। तो ठीक है। एमपीके फिटनेस पे ही सारे के सारे इन्हीं के अंगों के ऊपर अच्छे से डिटेल में बात हुई है। एमपीके फिटनेस में ही आप डालेंगे यूट्यूब पे जाके, एमपीके फिटनेस डाल दीजिए, उसी में बहुत सारी चीजें आ उसी जाएगी। में आपने बताइए। सविता जैन डाल दीजिए, प्रेक्षा ध्यान के अंग डाल दीजिए, तो कुछ भी इस तरह से ट्रायल एंड एरर करेंगे तो अपने आप पूरे के पूरे अंग आ उसमें जाएंगे। जैसे अपना एक एक अंग के बारे में पूरा पूरा विस्तार से बताया हुआ है। पूरा पूरा विस्तार से बताया। ओमर, हम सविता जी, आपकी तारीफ करना तो बिल्कुल बेकार होगा, क्योंकि इतनी है कि मैंने, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू। मैं ये पूछ रही थी, जो लिम्फेटिक सिस्टम जिसके बारे में आपने बताया, तो ये जो डकलेस ग्लैंड और डकलिंग ग्लैंड्स होते हैं, नलिका विहीन, क्या वही उन्हीं के थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, हार्मोन्स हमारे जाते? नहीं, देखिए एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आती हैं। हाँ, अच्छा। ये तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो अलग है, लिम्फेटिक सिस्टम अलग हाँ, है। मुझे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, ये दोनों ग्लैंड्स के बारे में, वो ही चक्रास में आता है ना, जो हमारी। चक्रास में ग्लैंड्स आते, राइट। हाँ, हाँ, और लिम्फेटिक सिस्टम अपने आप में एक अलग इंडिपेंडेंट हाँ, सिस्टम है। और ओके। लिम्फ जो नोड्स होती है, मैक्सिमम हमारी आर्मपिट्स, ये सारे हाँ, जो एरिया, इसी तरह लेग्स के एरियाज में, इन हाँ, एरियाज में ज्यादा होती है। और जब हम देखते हैं यौगिक क्रियाएं, ये सिंपल क्रियाएं जो होती हैं, इन्हीं एरियाज का मूवमेंट ज्यादा होता है। तो जैसे इन ओके, एरियाज का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो हाँ, एक पुश मिलता है लिम्फ ओके। फ्लूइड, तो वो ऑटोमेटिकली वहां जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं। जैसे कंधे की हो गई, गर्दन की हो गई, हाथ की हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। घुटने की हो गई, यस घुटनों की हो गई, पैर की यस। उंगलियों की हो हाँ गई। जी, हाँ। थैंक यू, अच्छा थैंक जी, यू, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मुझे पूछना है मन, चित्त और चैतन्य में क्या डिफरेंस है? ये अपने आप में एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मन, चित्त और चेतना। ठीक है, इसको हम अलग से किसी सेशन में मिलेंगे, क्योंकि ये इसमें 2 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा। उससे रिलेटेड फिर और भी क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, उसको हम लेंगे जरूर। वो अपने आप में एक कंप्लीट वो है, उसको जरूर डिस्कस करेंगे, और उससे कंफ्यूजन भी काफी होता है सबको। ठीक है। कांता जी, सीता जी, अगर आपका हो गया अनम्यूट तो कर लेते हैं कांता जी। हाँ, जय जिनेंद्र। सविता जी, मैं नई नई जुड़ी हूँ इसमें, मेरे को मालूम नहीं है, बहुत कम टाइम हुआ है, तो मुझे आपका नंबर चाहिए, आपसे बात करनी है थोड़ी। लिख लीजिए, 99 99 686 68
6 6 23 23 800। 800। कौन से टाइम में बात कर सकती हूँ आपसे? आप 10:30-11 बजे कॉल कर सकते हैं आज भी। 10:30 से 11 बजे। हाँ जी, Thank 10:30 you. कर लीजिए। ओके, कांता जी, थैंक कांता यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। आज फर्स्ट टाइम अटेंड किया मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आप समझा रहे हैं। अभी आपने जो अभी कौन सा पाउडर बताया था कोलेस्ट्रॉल के लिए? दालचीनी दालचीनी पाउडर कितना लेने का होता है? 1/4 टीस्पून। ओके ओके, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जिनेंद्र मैं जी। कौन सा बोल रही हूँ। आज आपने जो 8 पॉइंट बताए, कायस्वर्ग, अंतर्यात्रा, श्वास प्रेक्षा, और बीच में 3 मैं लिखना भूल गई। आप बता दीजिए तीनों। शरीर प्रेक्षा, चौथा जो है शरीर प्रेक्षा, हाँ, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, केंद्र लेशा प्रेक्षा, ध्यान, लेशा ध्यान, अनुप्रेक्षा, मंत्र प्रेक्षा। मंत्र प्रेक्षा। और आपका सेशन बहुत अच्छा है, छोड़ने का मन नहीं करता है, और अच्छा नई नई बातें सीखने को मिलती है, और आई एम वेरी इंटरेस्टेड। और मैं ये दालचीनी का पाउडर सुबह सुबह लेती हूँ, बॉईल करके लेती हूँ। ठीक है। एक्चुअली देखिए, जिस भी तरीके से हम लेते हैं ना, हर तरीके से उसका एक अलग इफेक्ट आता है। लेकिन स्पेसिफिकली जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है। 1/4 टीस्पून टू हाफ टी, मैक्सिमम आधा चम्मच, उससे ज्यादा तो जाना ही नहीं मैं चाहिए। दो लेकिन चुटकी लेती हूँ, 1 कप के हिसाब से लेती हूँ, 1 कप। हाँ, तो एक उसका निवेदन है इफेक्ट मेरा। अलग आएगा। तो इस तरह से लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली में 10 से 12 दिन में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है लेकिन सर। 12 दिन जरूर लेना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम 12 दिन ही रख लीजिए। ओ मैडम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत बहुत। एक निवेदन मेरा। हेलो। बोलिए। एक मैं ये कह रहा था सविता जी, क्या आप जैसे प्रेक्षा ध्यान अपना जो है उसके एक एक अंग का एक पूरा सविस्तार एक आप सीरीज चला सकते हैं क्या? जैसे प्रेक्षा ध्यान के शुरू से लेके बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो, बहुत सरलता से समझ में आ रहा है, और बड़ी मन की इच्छा है कि इसको पूरा समझना है। मैंने लेवल ए ज्वाइन किया है, लेकिन आप जिस तरह से अभी एक एक चीज को, जैसे एक बार कायोसक के बारे में, फिर आप शरीर प्रेक्षा के बारे में, अंतर यात्रा के बारे में पूरी एक सीरीज चला दीजिए, जिससे कि आप पता मतलब पूरा एक लगेगा हाँ मैंने पूरा प्रेक्षा ध्यान को समझने का प्रयास आप किया वो है। वीडियोस भी देखेंगे ना, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पर सामने सामने बोलते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं, आप एक सामने सारे से के सारे स्टेप्स एक साथ कंक्लूड कर लेंगे। आपका कहने का मतलब यही है ना, कि सारे स्टेप्स एक साथ कंक्लूड करके लेंगे। नहीं नहीं एक एक करके। एक एक करके, एक आज कायोसक पे एक पूरी क्लास, उसके बाद चैतन्य के अंदर वही पूरी तो हुई क्लास। है, वही वहां पे तो है क्या? ऑलरेडी हुई है। अच्छा, हाँ मैंने देखा नहीं, असल मैं हाँ पहली बार हाँ आपका हाँ, सुना हूँ, बहुत अच्छा वो लगा। वो ही वीडियोस ऑलरेडी एमटीके फिटनेस पे अवेलेबल है। एक एक के ऊपर इवन 2-2 3-3 क्लासेस हैं, 2-2 3-3 सेशंस उस हैं। तरह से रंग के साथ अपने हाँ अंतःस्रावी जी, ग्रंथियों बिल्कुल के बिल्कुल सब किया कुछ है, है। वो एक सब एक अंग कुछ के किया साथ है। में, बहुत एक एक अच्छा अंग लगा। के साथ में प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं पूरे दिन में। बिल्कुल। अपने बहुत वीडियो बहुत देख लीजिए, वीडियो सुंदरता से। सविता जी, जय जिनेंद्र। एक मुझे बड़ा क्वेश्चन है, रिग्रेट हो रहा है। कौन बात कर रहा है सर? राधा गाला। हाँ जी, बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आफ्टर डेथ अपना कौन सा बॉडी साथ में चलता है? मतलब अब जो 5 बॉडी जो है ना, अपना सूक्ष्म शरीर वगैरह, एज पर प्रेक्षा ध्यान, कर्म शरीर और तेजस शरीर दोनों साथ में जाते हैं। और आत्मा के बाजू में आपने कौन सा बोला, मैं समझ में नहीं कार्बन शरीर, कर्म शरीर। आया। कार्बन शरीर ना। हाँ जी। और एक पूछना था, एक्चुअली आत्मा का अपना शरीर में स्थान कहाँ पे है? नाभि पे? देखिए, अलग अलग जगह पे इसके बारे में कहा जाता है। नाभि पे भी कहते हैं, आनंद केंद्र पे भी कहते हैं, दर्शन केंद्र पे भी कहते हैं। बेसिकली देखिए, उन चीजों में मत उलझिए कि ओके कहाँ पे ओके। है क्या है। अपनी प्रैक्टिस करते चले जाइए। हमें कोई चीज दिख रही है, नहीं दिख रही है, कलर्स दिख रहे हैं, वाइब्रेशंस दिख रही है, नहीं कुछ भी ओके। फील हो रहा है,
किसी चीज में हमें नहीं अटकना है, बस हम प्रैक्टिस करते चले जाएं। जो हमें मिलना होगा, सबसे पहले तो हमें भावों का ही परिवर्तन चाहिए। आत्म साक्षात्कार तो वी डोंट नो, मे बी मे नॉट बी, बट डे टू डे लाइफ हमारी सिंपल होती चली जाए, ये ही एक जो हमारा टारगेट है वो भी मैनेज होता चला जाता है, तो हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। और इसी के थ्रू अल्टीमेट टारगेट हमें मिलने वाला है। सबसे पहले तो हमारे भावों में ही चेंजेस आएंगे, तभी हम जिंदगी में कुछ पा सकते हैं। तो वो सविता जी बहुत सुंदर। करेक्ट है, बिल्कुल। टाइम हो रहा है हमारा, अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप लिख में भी सर को भेज सकते हैं, ग्रुप में पूछा जाएगा, आपका आंसर भी दी जाएगी। मनचित चेतना पे क्लास कब दे रहे हैं आप? और एक बार ये चारों खत्म हो जाने दीजिए सहायक अंक। सुशील जी भी अक्सर किसी एक पॉइंट पे बोलने को कहे हैं, कहा आपने एक दो बार पहले भी कहा था, कुछ ध्यान नहीं आ रहा मुझे कि इसके बारे में भी क्लास लेनी है। याद है आपको? दिमाग से उतर गया, मेरे भी दिमाग से उतर गया। सविता जी, मैं एक पूछ रहा था, जैसे अभी आपने बोला ना कि पहले लेट कर फिर बैठ कर फिर खड़े होकर करने चाहिए आसन, लेकिन शिविर में भी तो खड़े होकर फिर बैठा के फिर करवाते हैं लेटा कर। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, देखिए आज के सिनेरियो में जो चीजें, बहुत चीजें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, लेकिन हम लोग डे टू डे लाइफ में कुछ भी फॉलो नहीं करते। तो एक तरह से जब हम खड़े होके करते हैं तो सबसे पहले तो इंटरैक्ट करना आसान हो जाता है, चाहे वो शिविर हो चाहे वो नॉर्मल क्लासेस में होती है। और धीरे धीरे जब सबकी, क्योंकि अगर हम लेट के ही एकदम से शुरू करते हैं तो सामने वाले का ना तो आई कांटेक्ट होता है ना फेशियल कांटेक्ट होता है, और वो कुछ भी देख नहीं पाते हैं। तो एक तरह से वो पर्पस होता है कि शुरू में एक बार कुछ चीजों का समझाना हो गया, बताना हो गया, फिर धीरे धीरे उस प्रोसेस पे आ जाए। रेगुलर बेसिस पे ऐसा करना चाहिए, लेट कर, रेगुलर बेसिस पे लेट कर बैठ कर हाँ फिर खड़ा हो जी, गया। रेगुलर, हाँ जी, जब हम अच्छे अभ्यासी हो जाते हैं, प्रैक्टिशनर हो जाते हैं, तब हमें ये प्रोसेस फॉलो करना। बट अदरवाइज आप बैठ के भी शुरू करवा सकते हैं। आप नया नया सेशन कोई शुरू कर रहे हैं, बैठ के भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इट्स ओके। खड़े होके भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन जब सामने वाला भी सब चीजें समझ चुका है, उसको भी हम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देंगे, वो फॉलो करता चला जाएगा और करता ही चला जा रहा है, देन इस प्रोसेस पे आना है। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, आंखें कोमलता से बंद, और सब मानसिक उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शक्ति में हूँ, तो चैतन्य का अनंत चैतन्य का आनंद का सागर लहरा रहा है, जिसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। उसमें हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, मृत्युंजयोस में हम सब गुरुदेव के हम सब सर के आभारी, सविता जी आपके आभारी है, और जुड़े हुए सभी भाई बहन से मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और जो कुछ क्षमा प्रार्थी हूँ। और अभी हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी से जय जी। जय जी। हाँ, अशोक भैया बोलते हैं ना, अशोक जय भैया जिनेंद्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज।